नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में। आज पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 प्रिंसिपल्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है 6th प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का नाम लोग ऐसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सी एक प्रिंसिपल है, इसको समझते हैं। कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉइज हैं वो पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रायोरिटी दें, बाद में अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें। आप लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर आपको याद हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर नहीं याद है तो मेरी पहली वाली चैप्टर 1 की वीडियो देखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ टॉप कॉर्नर पे वो नजर आ जाए कि वो वीडियो का लिंक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास पर्सनल और होते हैं हमारे पास सोशल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का हमारा गोल आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पर्सनल में अच्छी सैलरी पाना, ट्रेनिंग और ये सब। अकॉर्डिंग टू एंट्री फ्यूल उन्होंने बोला कि ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉइज हैं वो सब और सिर्फ किसको प्रायोरिटी बनाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। इन शॉर्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। मान लेते हैं कि मिस्टर अशोक जो हैं वो कंपनी के एचआर मैनेजर से 15 दिन की छुट्टी लेकर गए हुए हैं, अपने फैमिली के साथ एक अच्छी ट्रिप पर गए हुए हैं। ड्यू टू सम इमरजेंसीज कंपनी के एचआर मैनेजर की कॉल आती है मिस्टर अशोक के पास, और वो मिस्टर अशोक से कहते हैं कि सर आपको एक अर्जेंट कॉल जो है वो लेनी पड़ेगी। एक इंटरनेशनल कंपनी से हमारी डील चल रही है और हम चाहते हैं कि आप उस पर मौजूद रहें। तो अशोक जी कहते हैं कि यार मैं तो छुट्टी लेके आया हूं भाई, अप्रूव कराई हुई है मैंने छुट्टी, लेकिन फिर भी मुझे काम क्यों दिया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल मिस्टर अशोक को वो कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल बताती है कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में और जनरल इंटरेस्ट पहले। आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते अपने गोल्स के लिए। मैं मानता हूं वो छुट्टी अप्रूव कराई हुई है, मैं मानता हूं कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो आपको वो कॉल्स लेनी पड़ेंगी। 7th प्रिंसिपल हमारे पास जो आती है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमें याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में ये बात कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को फेयर एंड एडिक्वेट पे मिलनी चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति को इतना पैसा मिलना चाहिए, इतनी कंपनसेशन उसको मिलनी चाहिए कि वो फेयर हो, वो एडिक्वेट हो, वो उसमें सेटिस्फाइड हो, वो मोटिवेटेड फील करे, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेशन का अच्छा फोकस कर पाती है तो लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि कितनी फ्रीक्वेंटली आप अपने एम्प्लॉइज का मतलब फायरिंग जो है वो करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में रेम्यूनरेशन ठीक नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ज्यादा लंबा समय नहीं टिकते हैं। अगर आप एम्प्लॉइज को फेयर एंड एडिक्वेट पे देते हैं तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका मोरल बूस्ट रहता है, मोटिवेटेड रहते हैं और वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि भाई मैं स्कूल मुझे या कोचिंग सेंटर मुझे उतनी सैलरी नहीं दे रहा है जितना मैं काम कर रहा हूं, तो मैं छोड़ के जाऊंगा भाई। मैं तो कहूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी अगर कहीं मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा भाई। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे फेयर एंड एडिक्वेट, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें कीवर्ड्स होंगे, जिसमें आप लोग पहचानेंगे कि किस कीवर्ड से कौन सी केस स्टडी जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। अच्छा, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो कई सारे बेसिस पर बिल्ट होती है, जैसे फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी सैलरी दे सकती है, ऐसा नहीं होता। उसने ये कहा कि भाई देखो हमारी जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे हम उनको अंडर 2 लाख रुपीज से पे करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला हमारी कंपनी के जो मिडिल लेवल होंगे उनको हम लोग 80,000 से लेकर 1.2 लाख तक कवर करेंगे, और हमारी कंट्री के जो लोअर लेवल होंगे हम लोग उनको अंडर 50,000 पे करेंगे। तो ये क्या है? ये पेइंग कैपेसिटी है। कंपनी ने ये पहले डिसाइड कर लिया कि भाई हम इतना पे करेंगे। सेकंड, मिनिमम एज वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि आपको कितना पे करना है और कितना नहीं। थर्ड, आपका कॉम्पिटिटर कितना पे कर रहा है वो भी मैटर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा सैलरी पे कर रहा हो तो आपके यहाँ का एम्प्लॉय वहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 8th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, विच मीन्स देखिए ये अपने पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल एंड लो। सारा काम अगर टॉप लेवल खुद करे, सारे डिसीजन टॉप लेवल अगर खुद ले तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रित होना।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है जब ये पावर मतलब ये जो टॉप है ये अपने हाथों से हटाए या अपने पास से हटाती है और ये पावर जो है वो किसको दे दे, वो ये पावर जो है वो दे दे वो मिडल और लोअर को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते इसको एक हाइपोथेटिकली एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। मान लेते हैं कि पहले इनके पास 100 पावर थी, ये था सेंट्रलाइजेशन भाई। फिर इन्होंने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, यानी कि पावर जो है वो 55 यहाँ पर और 45 यहाँ पर, तो यहाँ हो गई भैया 0। सेंट्रलाइजेशन होना भी अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल नुकसानदायक है, डिसेंट्रलाइजेशन होना भी नुकसानदायक है। हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट करा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मिक्सचर होनी चाहिए, इट शुड बी अ फ्यूजन ऑफ बोथ दी कॉन्सेप्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, अगर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगी तो जो मिडिल और लोअर लेवल के वर्कर्स होंगे उनका मोरल डाउन होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, वो ये कहेंगे भाई हम तो इतना सब काम करते हैं फिर भी हमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती तो पावर का मिसयूज भी हो सकता है। और हेनरी फ्यूल ने ये समझाया कि भाई देखो आपको क्या करना है, आपको दोनों का फ्यूजन करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग उनका सिंपल सा फंडा ये था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल 100 पावर है तो 20 पावर यहाँ पर, 35 यहाँ पर और 45 यहाँ पर। ऐसे कुछ पावर इनके पास भी होनी चाहिए, कुछ इनके पास और कुछ इनके पास भी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए फिर आता है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बहुत इंपॉर्टेंटली जरा मैं पहले आपको यहां समझा देता हूं, इसको इस डायग्राम से समझिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर है, एक मैनेजर है, ठीक है। बी और सी ये सबऑर्डिनेट्स हैं, ये वर्कर्स हैं। मान लेते हैं कि बी सी को कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डी तक पहुंचानी है, तो ये कैसे फ्लो करेगी? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल इसका फ्लो ऐसा होना चाहिए कि सी से पहले कहाँ जाएगी, बी की तरफ, बी से इंफॉर्मेशन ए के पास और ए से इंफॉर्मेशन डी के पास जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक मतलब हर कम्युनिकेशन जो है वो हर एक फॉर्मल पाथ ऑफ अथॉरिटी से होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन का ऑर्डर है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गैप कवर हो जाए, गैप नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में। ऐसा इसलिए जिससे कि हर एक लेवल पर ये मालूम होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है। लेकिन सर इसका तो एक ड्रॉबैक है, इससे तो बहुत समय लगेगा, डिले हो जाएगा कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर या आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अब मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं चाहते कि बीच में जितने भी वर्कर्स हैं वो सब उसको फॉलो करें। क्या होता है, हम लोग जितना कम्युनिकेशन जो है वो लेवल्स पे पास ऑन करते हैं उसका मीनिंग जो है वो चेंज होने लगता है। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल हो गया। उसके साथ साथ मान लेते हैं कि कोई डेटा ऐसा है जो बहुत ही मतलब एट अ वेरी फास्टर मतलब उसको पहुंचाना अभी बहुत ज़रूरी, इमीडिएट उसको देना पड़ेगा। अब इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी है तो भैया ये तो प्रोसेस तो बहुत अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट इमरजेंसी रूट यूज़ करेंगे जिसको क्या कहा जाता है, गैंग प्लैंक। मान लेते हैं कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सी को ई तक पहुंचानी है, लेकिन ये तो चेन तो ये चलेगी, सी से बी, बी से ए से डी एंड डी से ई। ये नहीं करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गैंग प्लैंक यूज़ करेंगे। यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन विच आर हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इमरजेंट, उन्हें ये करना पड़ता है। तो गैंग प्लैंक नाम का वो एक कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ओनली। क्लियर? वेरी गुड। तो हमारे पास क्या हमने 8th, ये 9th प्रिंसिपल थी हमारे पास, ठीक है। 10th प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए भैया मैं आपको पहले समझा दूं, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और प्रिंसिपल ऑफ कमांड में, तो इनको दोनों को बिल्कुल अलग अलग समझिएगा। ऑर्डर, ये ऑर्डर देने वाला नहीं है, ऑर्डर इज अबाउट कीपिंग थिंग्स इन प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर होता है अपने पास फिजिकल ऑर्डर और एक ऑर्डर होता है अपने पास सोशल ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर का मतलब है कि और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर मशीन, हर टूल की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन भी, यानी कि जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी भी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग एक बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कैशियर अपनी जगह पर बैठा है, बैंक मैनेजर अपनी जगह पर बैठा है, दूसरा व्यक्ति मतलब आप सबको अपने अपने कैबिन अलॉट कर दिए गए हैं और टेबल नंबर दे दिया गया है कि भैया आप यहाँ, आप यहाँ, आप यहाँ। ऐसा क्यों? इससे ऑपरेशंस क्या होते हैं, इससे ऑपरेशंस बनते हैं स्मूथ, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ना, वेस्टेज ऑफ मूवमेंट्स खत्म होती है। तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है।
जैसे मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में टूल्स अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। मान लेते हैं बोल्ट्स हैं तो वो एक जगह पर, नट्स हैं तो वो एक जगह पर, स्क्रू ड्राइवर्स हैं तो वो एक जगह पर। अगर मान लेते हैं सब बिखरे हुए होंगे ना तो मैस क्रिएट होगी, चीज़ें समय पर कभी मिलेंगी ही नहीं। तो एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी कि एवरीथिंग शुड हैव अ फिक्स्ड प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ मूवमेंट्स एंड ऑल। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया कि भाई देखो 2 बजे लंच करेंगे। 2 बजे लंच का टाइम जो है वो अलॉट किया गया। 2 बजे लंच करने लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो बिल्डिंग से बाहर। टाइमिंग होता 2 से 3 का लंच का, लेकिन एम्प्लॉयज़ जब बाहर जाते तो इनको बच जाते 3:30 या कभी कभी तो 4 भी बच जाते। और इनके पास अपनी अपनी एक्सक्यूजेज होती कि भाई वहाँ टाइम लग गया, वहाँ भीड़ थी। कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर ने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे हमारी वेस्टेज जो है वो बिगड़ रही है। तो उन्होंने क्या करा, हर एक फ्लोर पर उन्होंने कॉफ़ी मशीन जो है वो रखवा दी। हर एक फ्लोर पे उन्होंने टी मशीन रखवा दी। कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट बनवा दिया कि भैया खाना खाना है तो यही खाना है। कॉफ़ी हर लेवल पे रखवा दी जिससे कि वेस्टेज ऑफ मूवमेंट होगी ही नहीं। कॉफ़ी मशीन अपनी जगह पर, टी अपनी जगह पर, खाना अपनी जगह पर फिक्स प्लेस कर दी। खाना खाएगा तो यहीं खाएगा, कॉफ़ी लेगा तो यहाँ से लेगा, कंपनी के बाहर नहीं जाएगा, बिल्डिंग के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा जाएगा तो टाइम खत्म हो रहा है, वेस्ट हो रहा है टाइम, काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 प्रिंसिपल्स आपको समझ में आई। टोटल नंबर ऑफ हमने 10 प्रिंसिपल्स जो है वो खत्म करी हैं। फर्दर हम लोग जो है वो आगे आने वाले वीडियो में 4 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। थैंक यू।